हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा दिया गया ये रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वायरीज हैं रिलेटेड टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो आप हमको दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है और इस कोर्स के अंदर आई विल बी कवरिंग एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद एन आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 सेशंस देखे हों तो उनके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर किया है। तो जो प्रीवियस सेशन था, जो लास्ट सेशन था, उसके अंदर मैंने जो कवर किया था वो था द प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर्स, जो कि था चैप्टर नंबर 2। आज इस सेशन के अंदर आई विल बी कवरिंग लेसन नंबर 3, दैट इज द वैदिक कल्चर। ओके, सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। सो मूविंग टू द चैप्टर। तो जो हड़प्पन कल्चर था, एज वी ऑल नो, वाज डिक्लाइंड बाय 1500 बीसी, जिसके साथ साथ क्या हुआ, जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था हड़प्पन कल्चर का, वो भी धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, सो इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगा तो इंडो आर्यन लैंग्वेज के लोग जो संस्कृत बोलते थे वो आने लगे कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट रीजन से। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था उस टाइम पे, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, तो ये लोग जो है इंडो आर्यन रीजन से आने लगे, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे और ये संस्कृत जो इनकी एक लैंग्वेज थी। सो इनिशियली दे केम इनटू द स्मॉल नंबर्स। ठीक है, धीरे जब आए स्टार्टिंग में तो स्मॉल नंबर्स में आए। कहाँ से आए? थ्रू द पासेस। कौन से पासेस? जो ये माउंटेन पासेस की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जो माउंटेन पासेस के बारे में हमने पढ़ा था, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में जो हिंदू कुश वाली रेंज है, सुलेमान रेंज है माउंटेन्स की, वहां पर जो बीच में पासेस थे, तो ये जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोग आए, ये लोग आए उन्हीं पासेस के थ्रू। ओके, सो धीरे धीरे जब ये आने लगे, द इनिशियल सेटलमेंट्स वर इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया। ओके, एंड द प्लेन्स ऑफ द पंजाब, जो पंजाब वाला एरिया है, द इंडस वैली प्लेन्स जिनको बोला जाता है, जो इंडस वैली सिस्टम से प्लेन्स बने हैं पंजाब वाले, तो ये लोग वहां पर आगे धीरे धीरे सेटल होने लगे स्टार्टिंग में। और देखते ही देखते ये लोग क्या कर रहा, इन लोगों ने दे मूव टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑल्सो। ओके, विद द टाइम। सो दीज पीपल वर बेसिकली द कैटल कीपिंग पीपल, यानी कि ये लोग जो थे चारवाहा थे, और ये लोग ज्यादातर जो है पास्चर्स की, यानी जहां पे अपनी जानवरों को, अपनी कैटल को चरवाहा सके, ये उन्हीं लैंड के खोज में जो है घूमते थे। सो बाय द 6th सेंचुरी बीसी दे ऑक्यूपाइड द होल नॉर्दर्न इंडिया। 6th सेंचुरी बीसी आते आते इन लोगों ने पूरा नॉर्दर्न इंडिया एक तरीके से कैप्चर कर लिया या ऑक्यूपाई कर लिया, और उस एरिया को नाम दिया गया आर्यव्रत। ठीक है, 1500 बीसी से ये लोग आने शुरू हुए जैसे जैसे हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, और बाय 6th सेंचुरी बीसी, यानी बाय 6th सेंचुरी बीसी दे ऑक्यूपाइड द होल नॉर्दर्न इंडिया। और उस एरिया को इन्होंने नाम क्या दिया? उस एरिया को नाम दिया इन्होंने आर्यव्रत, उसको बोला गया आर्यव्रत। ओके, सो जो वैदिक कल्चर है उसको हमने, जो उसकी टाइमलाइन मानी गई है, वो मानी गई है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ओके, जो वैदिक कल्चर की टाइमलाइन मानी गई है वो मानी गई है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। और हमने इसको वैदिक कल्चर को जो है डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। वेरी फर्स्ट वाज द अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, और ये लास्ट करता था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। सो द अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग वैदिक पीरियड लास्ट फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC, and the later Vedic period lasts from 1000 BC to 600 BC. ओके, सो जो लेटर वैदिक पीरियड था वो 1000 BC से 600 BC तक आया, मतलब उसको रखा गया है, जो उसकी टाइमलाइन रखी गई है। सो जो मेन क्वेश्चन आया कि ये लोग आए कहाँ से, जो आर्यंस आए, इनका ओरिजिनल होम क्या था, और ये जो क्वेश्चन है ये आज भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसका कोई भी एक मत व्यू नहीं है स्कॉलर्स के बीच में। देयर आर सेवरल व्यूज
एंड डिफरेंट स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट रीजन्स कि ये लोग कहाँ से आए, इन लोगों का जो होमलैंड माना गया. डिफरेंट स्कॉलर्स हैव देयर डिफरेंट व्यूज एंड दे बिलोंग देम टू द डिफरेंट रीजन्स. कोई कहता है कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए, कोई कहता है जर्मनी से आए, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए और कोई कहता है सदर्न रशिया से आए. तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, ओके, जो बाल गंगाधर तिलक थे व्हेन ही वाज इन जेल, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस के नाम से. तो इन्होंने उस बुक में लिखा कि जो आर्यंस आए, आर्यंस केम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन. इन लोगों ने बोला जो आर्यंस आए वो लोग आए आर्कटिक रीजन से. दिस वाज द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक. ठीक है. हाउएवर जो थ्योरी है द सदर्न रशिया की, कि ये लोग जो है सदर्न रशिया से आए, इसको काफी प्रोबेबल माना गया है और ये ज्यादातर हिस्टोरियंस द्वारा एक्सेप्टेड भी है. ओके, सो जो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस है ये आज भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैदिक पीरियड है उसको हमने दो पार्ट्स में बांटा गया है. एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और एक बांटा गया है उसको लेटर वैदिक पीरियड. और अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोग इनिशियली आए, तो वो देखिए यहाँ से आए, वो लोग इंडो आर्यंस जो आए वो लोग इस एरिया में आए. ये नॉर्दर्न वेस्ट वाला एरिया ना, यहाँ पे कुछ पासेस हैं, देखो बीच में इधर इधर करके, यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं पूरी, इधर ऐसे ऐसे पूरी माउंटेन रेंज है हिंदू कुश वाली. तो ये लोग जो हैं यहाँ पे बीच बीच में जो पासेस हैं, इन्हीं पासेस से ये लोग आए. और आप देखो कि ये जो इंडस वैली जा रही है, ये पूरी इंडस वैली है और इंडस रिवर है और ये इसकी पूरी नदियाँ हैं. ये यहाँ पे जो ये नदियाँ हैं इंडस वैली की. सो ये लोग जो आगे इनिशियली जो हैं, ये लोग आगे इसी एरिया में इन लोगों ने अपनी सेटलमेंट करी. ओके, so this was the initial settlements where the Indo-Aryans या Indo language people settled. So now moving forward to the Vedic literature. अब ये Vedic literature क्या चीज़ है, यानी जो ये वैदिक कल्चर है इसके अंदर जो लिटरेचर हुआ डेवलप, उसको बोला गया है वैदिक लिटरेचर. सो जो वेदा माना गया है, इसका जो रूट माना गया है वो माना गया है विद, विच मीन्स टू नो. जो विद है, विद का जो लिटरल मीनिंग होता है कि नो, आपको कुछ जानकारी होना. अगर हम बात करें वेदा की, तो जो वेदा सिग्निफाइज करता है वो सिग्निफाइज करता है सुपीरियर नॉलेज, कि आपके पास जो है सुपीरियर नॉलेज है. और जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर 4 वेदास हैं. द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द 4 वेदास. द वेरी फर्स्ट वाज द ऋग्वेद, देन द यजुर्वेद, सामवेद, द फोर्थ वन इज द अथर्ववेद. तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. जो ऋग्वेद है, इट इज द अर्लीएस्ट ऑफ द 4 वेदास. ये सबसे पुराना है चारों वेदास में और सबसे पहला है. और इसके अंदर कुल मिलाकर के 1028 हिम्स हैं. हिम्स क्या होते हैं? श्लोक, यानी कि जो मंत्र वगैरह होते हैं. 1028 हिम्स हैं, 1028 हिम्स हैं इसके अंदर. सो जो ये हिम्स थे, दीज वर बेसिकली संग इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स. जो कई जो उस टाइम पे जो गॉड्स थे उनकी प्रशंसा में ये जो है श्लोक जो है उनको डेडिकेटेड है और उनकी प्रशंसा में ये श्लोक जो हैं बोले जाते थे. और अगर वहीं हम बात करें यजुर्वेद की, तो जो यजुर्वेद है इसके अंदर डिटेल्स हैं ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस. कि जब आप कोई सेक्रीफाइस करें, कोई भी आप रिचुअल करें, तो उसके टाइम पर जो रूल्स हैं, जो रिचुअल्स के टाइम पे आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, उनको कहाँ रखा गया है? यजुर्वेद के अंदर रखा गया है. और मूविंग फॉरवर्ड टू द सामवेद, सामवेद जो है इट सेट अ ट्यून फॉर द पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस. कि आपको जो वेदास बोलने हैं, जो श्लोक्स बोलने हैं, जो हिम्स बोलने हैं, उनकी क्या ट्यून होनी चाहिए, जो चैंट आप किस तरह से, उनका पर्पस जो है, चैंट करने का क्या पर्पस है, वो सब हमें कहाँ से पता लगता है? सामवेद से पता लगता है. और कहा जाता है कि जो बुक ऑफ चैंट्स हैं, और इन्हीं बुक से जो है इंडियन म्यूजिक का, सामवेद से ही जो है इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी हुआ है. ओके, और नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अथर्ववेद. अथर्ववेद के अंदर जो है डिटेल्स हैं ऑफ द रिचुअल्स, कि कौन सा रिचुअल कब करना है, क्यों करना है, कैसे कैसे. तो खैर यजुर्वेद में लिखा हुआ है रूल्स वगैरह, मतलब जो उनकी पूरी डिटेल्स हैं वो किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर. तो अगर हम चारों वेद को एक बार जल्दी से देखें, तो पहला क्या है? ऋग्वेद, जो कि है सबसे पुराना, और इसके अंदर 1028 हिम्स हैं, 1028 श्लोक हैं, जो कि उस टाइम पे जो गॉड्स थे उनकी प्रशंसा में गाए जाते थे.
वहीं हम बात करें यजुर्वेद की, तो जो यजुर्वेद है उसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, जब आप सेक्रीफाइस कर देंगे कि आप जब उस टाइम पे सेक्रीफाइस करने के टाइम पे जो रूल्स ध्यान में रखने थे वो सब रूल्स लिखे गए हैं यजुर्वेद के अंदर। और सामवेद की बात करें तो जो ये चैंटिंग करनी है, जो ये श्लोक्स पढ़ने हैं सेक्रीफाइस के दौरान, उनकी जो ट्यून है, किस वे में उनको हमें गाना है, किस वे में उनको बोलना है, वो सब लिखा गया है सामवेद में। और माना जाता है कि जो इंडियन म्यूजिक है हमारा, उसका जो ओरिजिन है वो काफी हद तक सामवेद से हुआ है। और जो अथर्ववेद है उसके अंदर जो है डिटेल्स गिवन है सारे रिचुअल्स की। ओके, अब बिसाइड्स दीज वेदास देयर आर अदर वर्क्स आल्सो which are the Brahmans, the Upanishads, the Aranyaks, and the epics of Ramayana and Mahabharata. तो ये ब्राह्मणास थे। ब्राह्मणास क्या थे? ये दीज आर द ट्रिटीज रिलेटिंग टू द प्रेयर एंड सेक्रीफिशियल सेरेमनी, कि जो भी ब्राह्मण जो बताते थे कि प्रेयर्स कैसे करनी है, सेक्रीफाइशियल सेरेमनी कैसे करनी है, तो ब्राह्मण्स जो थे वो उससे रिलेटेड थे। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द उपनिषदास। उपनिषदास जो थे ये फिलोसफिकल टेक्स्ट थे जो कि डील करते थे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वर्ल्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, नेचर की जो मिस्ट्रीज हैं वो सब क्या हैं। सो जो उपनिषदास हैं वो इन सब से डील करते थे, जैसे कि सोल, द एब्सोल्यूट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर। तो उपनिषदास जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट थे और ये इनसे जो है डील करते थे। ओके, अब बात करें वहीं अरण्याक्स की। जो अरण्याक्स थी, दीज आर कॉल्ड द फॉरेस्ट बुक्स, यानी इनको जब लोग जंगलों में रहते थे, चले जाते थे वानप्रस्थ की तरफ, तो इन बुक्स को उस टाइम पे माना जाता है कि लिखा गया था। और दे डील विथ मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल्स एंड द अदर सेक्रीफाइसेस। तो इनको फॉरेस्ट बुक्स को इन सब चीजों से डील किया गया है। और जो हमारे दो मेन एपिक हैं, जो महाकाव्य हैं दो, वो हैं रामायणा और जो है महाभारता। तो रामायण किसने लिखी है? रामायणा लिखी है वाल्मीकि जी ने, और जो महाभारत लिखी है वो लिखी है वेद व्यास जी ने। आई डोंट नो, आजकल अगर आप टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो ये लॉकडाउन के टाइम पे रामायण और महाभारत आजकल टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं रामायण और महाभारत के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जो रामायण लिखी थी वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और जो महाभारत लिखी थी वो लिखी थी वेद व्यास जी ने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वैदिक लिटरेचर, दैट इज द 4 वेदास, द ब्राह्मण्स, द उपनिषदास, द अरण्यक्स, द एपिक्स, the Mahakavyas. So this is all about the Vedic literature. So now moving forward to the Rig Vedic period or the early Vedic period. So this time from 1500 BC to 1000 BC. So during the Rig Vedic period, जो आर्यंस थे, जो ये लोग आए, they are mostly confined to the Indus region only. मैंने आपको अभी मैप में भी दिखाया जैसे ये जो है इनिशियली, तो ये लोग ये जो सर्कल किया हुआ मैंने, ये इंडस रिवर वाला जो एरिया, ये लोग यहीं पे थे, इनकी जो सेटलमेंट्स थी वो इसी एरिया में थी। ओके, और जो ये लोग इस चीज़ के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है कि ये लोग सिर्फ इंडस रीजन में ही कन्फाइंड थे? तो जो ऋग्वेदा है वो रेफर करता है एक सप्त सिंधु के बारे में, यानी कि द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये जो आर्यंस हैं, हम लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु के पास रहते थे, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। तो ये रिवर्स कौन कौन सी हैं? 5 रिवर तो हो गई पंजाब वाली, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और इसके साथ साथ जो 2 और रिवर हैं वो हैं द इंडस एंड द सरस्वती। अगर मैं आपको मैप की तरफ ले चलूँ, थोड़ा सा मैप में दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए, ये जा रही है सिंधु यानी कि इंडस रिवर, ये जा रही है, ये पूरी, ये है सरस्वती रिवर, और इधर है, ये है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड ऑल दैट। ओके, सो ये लोग यहीं पे ही पहले जो आए इनिशियली, इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स यहीं पर ही शुरू करी, यहीं पर ही ये लोग आके रहने लगे। ओके, सो द पॉलिटिकल एंड द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल, वी गेट टू नो अबाउट दिस लाइफ फ्रॉम द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा। हमें जो इनकी सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ है, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेदा के मंत्रों से। ओके,
So now discussing each and every social, political and cultural life in detail. Now coming to the political organization कि जो अर्ली वैदिक पीरियड थे उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, किस तरीके से वो लोग जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड थे। अगर मैं बात करूं तो जो ये लोग थे, अगर मैं आपको मैप के थ्रू एक थोड़ा सा इंफोग्राफिक के थ्रू समझाऊं तो जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ थी उसको माना कुल, यानी कि एक फैमिली मानी गई है, और जो उसका हेड था वो था कुलप, या आप कह सकते हैं गृहपति। ये जो था इसका हेड था कुल का। फिर कुल से ऊपर आता था विलेज यानी ग्राम, जो था ग्रुप ऑफ फैमिलीज, मतलब काफी सारी कुछ फैमिलीज ने मिलकर बनाया ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, उसका नाम रखा गया ग्राम, दैट इज विलेज। और इसका जो लीडर था वो था ग्रामणी। और फिर कुछ ग्रामों से मिलकर के बना, कुछ विलेजेस से बनकर के बना विस, और उसका जो हेड था वो थे विषयपति। और कुछ विषय से मिलकर बनकर बना जन, जो कि थे ट्राइब यानी क्लैन, और ये जो थी सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी अर्ली वैदिक पीरियड की। ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो लिखा भी है कि द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुल और फैमिली। सेवरल फैमिलीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ विलेज और अ ग्राम। द लीडर ऑफ ग्राम वाज नोन एज द ग्रामणी। Group of villages constituted into a larger unit that is called Vish and it was headed by the Visyapati। जो हाईएस्ट यूनिट थी वो थी जन, जो मैंने आपको अभी दिखाई। आप ये देखिए, ये ऐसे, दिस इज द हायरार्की। पहले कुल आता है, फिर ग्राम आता है, फिर विश आता है, और फिर आता है जन। ठीक है। सो जो ये ऋग्वैदिक पीरियड है इसके अंदर काफी सारे ट्राइब्स के बारे में पता लगता है, जो कि था भरत, मत्स्य, यदूज एंड पुरुज। और जो इन ट्राइब्स का हेड था, या आप कह सकते हैं जो इन किंगडम्स का हेड था, उसको वो अपने आप को बोलता था राजन, उसको बोलते थे राजन या किंग। सो जो ऋग्वैदिक पॉलिटी थी इट वाज बेसिकली मोनार्कियल, यानी कि जो उसका हेड था वो मोनार्क था, और जो है इसका सक्सेशन होता था वो होता था हेरिडेटरी। ठीक है। इट वाज बेसिकली नॉर्मली मोनार्कियल एंड द सक्सेशन वाज हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी पिता के बाद पुत्र ही उस गद्दी को संभालेगा, उस थ्रोन को, उस सिंहासन को, उस पोजीशन को जो है संभालेगा। और जो किंग था, जो उस टाइम पे राजन था, वो दो लोगों के द्वारा बेसिकली असिस्टेड होता था, मतलब जो उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता के लिए दो लोग होते थे। वो होता था पुरोहित यानी कि एक प्रीस्ट, और दूसरा होता था सेनानी, जो कि होता था कमांडर। So these were the two important parts of the administration of the early Vedic period. ठीक है, पुरोहित एंड द सेनानी, दे यूज्ड टू असिस्ट द किंग और राजन। और वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा लोकल लेवल पर आकर के, देयर वर टू पॉपुलर बॉडीज कॉल्ड द सभा एंड द समिति। ये जो दो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बॉडीज थी उस टाइम पर। द फॉर्मर सीम्स टू हैव बीन अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स। जो सभा है उसको बोला गया है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी जो बुजुर्ग लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उनका ये जो था एक ग्रुप था, सभा। और द लेटर वन इज द जनरल असेंबली ऑफ द एंटायर पीपल, यानी कि जो भी लोग रहते हैं, तो समिति जो थी उनकी एक बॉडी थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटी थी उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जो बड़े बुजुर्ग थे लोकल लेवल पे, अगर हम देखें जो थोड़ा ग्राम के लेवल पे या विस के लेवल पे, उसमें सभा जो थी, उस जो लोकल लेवल के एल्डर्स थे उनका भी इम्पोर्टेंस था, और समिति के से थ्रू जो लोग रहते थे, मतलब उनका भी भागीदारी थी समाज में, पॉलिटिकल सिस्टम में। सो दिस वॉज अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सोशल लाइफ, कि इन लोगों की जो है सोशल लाइफ कैसी थी। अगर हम बात करें सोशल लाइफ की तो इट वाज बेसिकली पैट्रियार्कल, यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज था उस टाइम पे। और जो एक बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की वो मानी जाती है एक फैमिली। फैमिली यानी कि एक कुल, जो मैंने अभी आपको बताया दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज द कुल। ठीक है। और जो इसका हेड था या तो कुलप या ग्रहपति, उसको दिन दो नामों से जाना जाता था। और उस टाइम पे मोनोगैमी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड। ठीक है, मोनोगैमी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड। और जो पॉलीगैमी थी वो भी देखी गई है नोबल फैमिलीज में, जो रॉयल या नोबल फैमिलीज थी उनके अंदर पॉलीगैमी भी देखी गई है।
अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें, ये तो हो गया कि पुरुष प्रधान समाज था और इस टाइप से बेसिक यूनिट जो थी लाइफ की या सोसाइटी की वो एक फैमिली थी और मोनोगैमी और पॉलीगैमी भी थी। अगर हम बात करें वही कंडीशन ऑफ वुमेन के बारे में, सो जो वुमेन्स थी दे टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जितना भी घर के काम हैं वुमेन्स जो हैं उनका ध्यान रखती थी, और साथ साथ जो है दे यूज टू पार्टिसिपेट इन द मेजर सेरेमनीज ऑल्सो। अगर कोई रिचुअल्स या सेरेमनी हो रही है तो ये लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। अलॉन्ग विद दैट वुमेन वर ऑल्सो गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मैन हैज इन द स्पिरिचुअल एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इन वुमेन्स की जो है इक्वल भागीदारी थी, यानी एक जैसी भागीदारी थी मेंस के तरह, मेंस के जैसी इन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वुमेन्स भी जो है वो स्पिरिचुअल ज्ञान भी ले सकती थी और इंटेलेक्चुअल ज्ञान भी ले सकती थी। अब हम इस बारे में कैसे कह सकते हैं कि भाई वुमेन्स जो थी वो थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उनका था, तो बिकॉज देयर वर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स विच वर लेडीज, उनके जो नाम फीमेल्स जो उनके नाम थे वो थे विश्वरा, अपाला, घोष एंड लोपामुद्रा। So these were some lady poets during the Rig Vedic period or the early Vedic period. So women जो थी उनको साथ साथ अधिकार था असेंबलीज अटेंड करने का भी, जितनी भी मतलब कोई अगर असेंबली हो रही है तो इनको ये अटेंड करने का भी अधिकार था पॉपुलर असेंबलीज में, यानी सभा समिति में कह सकते हैं आप कि वुमेन भी थी काफ़ी हद तक। तो इनका भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक सहयोग था, एक सोसाइटी के अंदर इनका भी एक पार्टिसिपेशन था। वहीं अगर देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं थी और ना ही सती प्रथा थी, हमें इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में। और वहीं अगर बात करें हम खान पान की इन लोगों के, तो वीट एंड बार्ले और साथ में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, घी और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में अगर हम देखा जाए तो सब्जियां और फ्रूट्स, ये भी जो थे एक चीफ आर्टिकल्स थे खाने के। खाद्य पदार्थ में जो मेन आइटम्स थी वो थी गेहूं, बार्ले, दूध और दूध के उत्पाद जैसे कि कर्ड यानी दही और घी, और साथ में अगर हम कंदमूल की बात करें तो ये लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे। सो दीज वर सम चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड एट दैट टाइम। वहीं अगर देखा जाए तो जो काऊ का मीट था या एक तरीके से कैटल मीट जो था वो प्रोहिबिटेड था, बिकॉज जो काऊ थी वो उस टाइम पे एक सेक्रेड एनिमल माना गया था। सो द ईटिंग ऑफ काउज मीट was prohibited since it was a sacred animal. Along with that, they used to do chariot racing and horse racing during the pastimes. तो ये लोग जो हैं चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, म्यूजिक और डांस ये सब करते थे अपने पास टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर सोशल लाइफ, कैसे वो लोग थे। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो थी, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जो थी वो था कुल, यानी कि एक फैमिली। मोनोगैमी और पॉलीगैमी दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। वहीं वो जो वुमेन्स थी उनका इक्वल राइट था मैन के जितना स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, और साथ में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी उस टाइम पे, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एब्सेंट। ठीक है, साथ में वीट, बार्ली, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड एट दैट टाइम। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। So moving forward to the economic condition of that time. सर तो जो ऋग्वेदिक थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चारवाहा थे, दे वर द पेस्ट्रल पीपल बेसिकली एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग। ठीक है, सो माना जाता है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे, उनकी जो वेल्थ है उस टाइम पे वो कैसे देखी जाती थी। इट वाज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ देयर कैटल, कि किसी फैमिली के पास कितनी कैटल है, किसी ग्राम के पास कितनी कैटल है, इससे जो है उस ग्राम की या उस फैमिली की जो है इकोनॉमिक वेल्थ के बारे में एस्टिमेट किया जाता था। और व्हेन दे परमानेंटली सेटल्ड इन द नॉर्थ इंडिया, जब ये लोग नॉर्थ वेस्ट से आए और धीरे धीरे आकर के नॉर्थ इंडिया के अंदर सेटल हो गए, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो। ठीक है, तो इन्होंने साथ साथ जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। एंड विद द यूज ऑफ आयरन, जब इन लोगों को आयरन की नॉलेज और उसका यूज करना इन्होंने शुरू किया, तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जंगल साफ करने शुरू करे, और साथ साथ मोर लैंड, दे ब्रॉट मोर लैंड अंडर द कल्टीवेशन। सो साथ साथ इन लोगों ने जो है जंगल साफ करके और लैंड जो है कल्टीवेशन के अंदर
लाए अपने साथ। एक्सक्यूज मी। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट देयर इकोनॉमिक लाइफ कि भाई पहले वो पेस्टल पीपल थे, चारवाहा थे। फिर जब ये लोग नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सेटल हो गए तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें अदर प्रोफेशंस की अपार्ट फ्रॉम कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, सो कारपेंट्री वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन एट दैट टाइम। अब जब जंगल साफ कर रहे हैं, लकड़ियां कट के आ रही हैं, तो उसका क्या करेंगे? या तो उनको जलाएंगे, जो कि जलाते थे, और जो एक्सेस में बच गए, अब कितनी जलाएंगे, सब तो नहीं जला देंगे ना। तो इस चीज तो उस टाइम पे जो साथ साथ है कारपेंट्री, यानी कारपेंटर्स का भी जो है, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं बढ़ई, उन लोगों का भी है इकोनॉमिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग चैरियट्स बनाते थे, ठीक है। और साथ साथ ये लोग क्या बनाते थे, प्लॉक। प्लॉक का कहाँ यूज होता है, इन द एग्रीकल्चर। जब खोदने के टाइम, जब प्लॉगिंग के टाइम जो यूज होता है, प्लॉक का यूज होता है, तो कारपेंटर्स जो है लकड़ी के प्लॉक बनाते थे और साथ साथ चैरियट्स भी बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि देयर वर गोल्ड स्मिथ ऑल्सो। जो गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि जो सुनार वगैरह थे, ये लोग भी एक्टिव थे। ये क्या करते थे, दे यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, दे यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देयर वर पॉटर्स ऑल्सो। पॉटर्स कौन थे, कुम्हार, जो लोग क्या बनाते थे, पॉटरी बनाते थे। और ये जो पॉटरी है, यानी वेरियस काइंड ऑफ वेसल्स, ये यूज होता था डोमेस्टिक यूज इसका। किस चीज के लिए, खाना पकाने के लिए और फूड ग्रेन्स स्टोर करने के लिए। ओके, सो वहीं अगर देखा जाए ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें, ट्रेड वाज आल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लेट अर्ली वैदिक पीरियड। सो जो रिवर्स थी बेसिकली, तो रिवर्स वर सर्व्ड एज द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो उस टाइम पे, अब सड़कें तो नहीं होती थी, रोड्स वगैरह तो नहीं थी इतनी अवेलेबल, इसलिए जो रिवर्स थी, दीज वर द मेन means of transport, these were the important means of transport at that time, and the trade was conducted on the barter system, यानी कि there was no currency at that time generally in the early Vedic period। तो जो ट्रेड था देखा गया है वो बार्टर सिस्टम से ही है, यानी कि वीट के बदले अगर किसी को कुछ लेना है, मेरे पास एप्पल है और सामने वाले बंदे के पास वीट है, तो मैं उसको तो मैं उससे वीट ले लूं और उसको अपने एप्पल दे दूं। सो दिस वाज अबाउट द बार्टर सिस्टम। वहीं जब थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं, इन द लेटर टाइम्स, इन द लेटर वैदिक टाइम्स, तो गोल्ड कॉइन्स का जिक्र भी आता है, जिनको बोला गया है निष्का। सो गोल्ड कॉइन्स वर आल्सो यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द लेटर टाइम्स। ओके, सो अब बात करें इनके रिलीजन के बारे में कि उस टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, इनका क्या रिलीजन क्या था इन लोगों का। सो वहीं अगर हम बात करें रिलीजन की, सो द ऋग्वेदिक आर्यंस वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस, कि जो भी नेचुरल फोर्सेस थी उस टाइम पर, ये लोग उनका पूजा करते थे। और इन लोगों ने नेचुरल फोर्सेस का क्या कर दिया था, उनको पर्सोनिफाइड कर दिया था, यानी कि उन नेचुरल फोर्सेस को, जैसे कि अर्थ हो गई, फायर हो गई, विंड हो गई, रेन हो गया, थंडर हो गया, इन चीज़ों को इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया, यानी एक मानवीय रूप दे दिया और इनको गॉड बना दिया, भगवान बना दिया, और उनकी पूजा करनी शुरू करी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स थे, उनको अगर देखा जाए तो देवर पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण एंड इंद्र। जो इंद्र था, इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम ऑल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जो ये इंद्र थे, ये सबसे इनमें पॉपुलर थे। और वहीं अगर दूसरी बात करें, इनके बाद जो पॉपुलर थे वो थे अग्नि। ओके, अब ये इंद्र और अग्नि क्यों पॉपुलर थे? इंद्र इसलिए प्रॉपर इनको पॉपुलर माना गया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो ये लोग थे, पास्टल कम्युनिटी थी, कैटल रियरिंग थे, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए। तो इंद्र जो थे वो एक तो देवताओं का राजा माना गया है उस टाइम पे, और साथ साथ हम कहते हैं ना कि इंद्र जो है वो बारिश करते थे, मतलब उनको माना गया है कि वो वर्षा ऋतु के भगवान थे। तो और वर्षा किस लिए, बारिश किस लिए यूज होती है ज़्यादातर, एग्रीकल्चर के लिए, तो इसलिए इंद्र वॉज द मोस्ट पॉपुलर। और वहीं हम दूसरी बात करें अग्नि की, अग्नि जो है उसको माना गया है कि जो जितने भी सेक्रीफाइसेस होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, उसमें अग्नि जो है एक बहुत इंटरमीडिएट होता था, किस किस के, गॉड्स और
पीपल के बीच में, इसलिए अग्नि को भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट माना गया है। वहीं बात करें वरुण के बारे में, अब वरुण को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? तो जो वरुण को इंपॉर्टेंस दी गई है, वरुण वॉज अ मोरल डाइटी, यानी वो एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करते, मतलब नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करते थे। जो कर्म वगैरह का हिसाब है, किसने क्या बुरा किया है क्या नहीं किया है, तो वो वरुण के अंडर आता था। ही वॉज बेसिकली अ मॉरल डाइटी। वहीं अगर बात करें फीमेल गॉड्स के बारे में, तो देयर वॉज अ रेफरेंस ऑफ अदिति एंड उषा। ठीक है, इन लोगों का फीमेल गॉड्स का भी जिक्र आता है अर्ली वैदिक पीरियड में। वहीं कोई भी ना टेम्पल का हमें साइन मिला है और न ही कोई मूर्ति पूजा का साइन मिला है हमें अर्ली वैदिक टाइम में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर रिलीजन। पहला कि वो जो है नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई कर दिया। पर्सोनिफाई करने के बाद जो है उनको एक मानवीय रूप देने के बाद जो इंपॉर्टेंट गॉड्स है वो थे इंद्र, अग्नि, वरुण, और कुछ फीमेल गॉड्स में मिलती हैं अदिति और उषा। और वहीं कोई टेम्पल नहीं थे और ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी उस टाइम पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। सो नाउ कमिंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो ये लोग रहते थे, आप मैप में देखिए, ये जो ब्राउन वाला एरिया है ना, दिस एरिया, सो दिस एरिया इज कंस्टिट्यूटेड एज अ लेटर वैदिक पीरियड। मतलब ये लोग जब यहाँ पे मूव ऑन कर गए, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में आ गए, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया है, देखो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है ना, जब ये लोग यहाँ पे मूव कर गए तो इस एरिया को, इस टाइम को बोला गया लेटर वैदिक पीरियड। और ये कहाँ से, ये टाइम कब तक है? ये है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का ये जो टाइम है। ओके, ये टाइम 1000 से 600 बीसी का है। और ये जो ब्लू वाला एरिया अगर आप यहाँ पे देखें, जो ब्लू वाला एरिया, ये जो है अर्ली सेटलमेंट्स है इनकी, यानी कि जब ये अर्ली वैदिक पीरियड था, ये उस टाइम की बात है। सो नाउ कमिंग टू द लेटर वैदिक पीरियड, द आर्यंस फर्दर मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। ये इंडो वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, तो जब ये ईस्ट में आने लगे, ये लोग जब ईस्ट की तरफ इन लोगों ने मूव करना शुरू किया, ये यहाँ पे आए ये लोग, ये ईस्ट है ना हमारा, ईस्ट आ जाएगी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो ये जब लोग ईस्ट की तरफ आने शुरू हुए तो धीरे धीरे उस टाइम को जो है लेटर वैदिक पीरियड में माना जाता है। सो इसका जिक्र कहाँ से मिलता है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस का? इसका जिक्र मिलता है हमें सतपथ ब्राह्मण में, कि दैट द सतपथ आर्यन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये जो मूवमेंट हुई है, ये जो माइग्रेशन हुआ है इंडस वैली से नॉर्दर्न वेस्ट प्लेन से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ, इसका जिक्र कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में। और वहीं अगर बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस टाइम की, वो डेवलपमेंट हुई कि ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स, बड़ी बड़ी किंगडम्स बनने लगी उस टाइम पे, ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स। और जिसमें जो कुछ फेमस आई वो है कुरुज हैं, पांचाल्स हैं। किंगडम्स वर द फ्लरिश्ड इन द बिगिनिंग। जो कुरु किंगडम के फेमस किंग हैं वो हैं परीक्षित एंड जन्नामेजय। ये जो है दो फेमस रूलर्स हैं कुरु किंगडम के। और वहीं प्रवाहना और जैवली, ये जो हैं ये फेमस और पॉपुलर किंग हैं पांचाल्स के। ठीक है, सो जब पांचाल और कुरु का फॉल हो गया, ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि लेटर वैदिक पीरियड भी एक तरीके से बहुत हुआ, पर लेकिन फॉल तो उसका भी हुआ ना। तो हिस्ट्री में कहा गया जो एक बार मतलब कोई जो पॉपुलर होता है, कोई उठता है, कोई डोमिनेंस, एक पैरामाउंट एसी पे जाता है, तो उसका एक फॉल भी होता है। सो विद द फॉल ऑफ कुरुज एंड पांचाल्स, अदर किंगडम्स जो डेवलप हुए वो थे कौशल, काशी एंड विदेहा। ये विदेहा, ठीक है, देश केम इनटू द प्रोमिनेंस, ये लोग प्रोमिनेंट में आए। और जो काशी का जो फेमस किंग था, फेमस रूलर था, वो था अजात शत्रु। ये देखिए, ये रहा अजात शत्रु वाज द पॉपुलर किंग, फेमस रूलर ऑफ द काशी। और जो जनक थे, जनक वाज द किंग ऑफ विदेहा, और इनकी कैपिटल कहां पर थी? मिथिला में। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर हम थोड़ा सा और ईस्टर्न की तरफ में आए तो यहाँ पे जो ट्राइबल किंगडम्स थी उनको, उसमें है मगध, अंग और वंग। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं थोड़ा सा इन लोगों को, तो आप ये देखिए, ये रे कौशल, ये रे काशी, ये रहा मगध, ये रहा अंग। ये देखिए थोड़ा ईस्टर्न एरिया में है ना, ये ईस्टर्न वाला, ये वहां पे ईस्टर्न एरिया है।
और वहीं अगर इधर से थोड़ा देखा जाए, ये रहा पांचाल, ये रे कुरु। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एट दैट टाइम। और ये जो है क्या हुआ, जब धीरे धीरे ट्राइब्स बने, जो जन थे वो जन जो है जनपद में कन्वर्ट हो गए, यानी कि लार्ज किंगडम्स में डेवलप हो गए। वो जो ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स है यानी जनपदास। तो बात करें हम लेटर वैदिक टेक्स्ट के बारे में, जो जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में ज्यादा जो मोटा मोटा है डिवाइड किया है, जिसमें पहला है द आर्यव्रत, दैट इज द नॉर्दर्न इंडिया। दूसरा है मध्य देश जो है सेंट्रल इंडिया, और तीसरा है दक्षिणापथ जो कि है सदर्न इंडिया। ठीक है, आर्यव्रत नॉर्दर्न इंडिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया मध्य देश, फिर उसके बाद जो नीचे आए वो था दक्षिणापथ। ये जो एरिया है हमारा, ये थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया वाला ये आर्यव्रत, फिर ये सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया है ये है मध्य देश, ये वाला जो एरिया ये है दक्षिणापथ यानी थोड़ा सा साउथ वाला एरिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पढ़ लिया कि इन लोगों ने क्या हुआ, ये बड़ी बड़ी किंगडम्स बनाना शुरू करा, बड़े बड़े जो इनका ग्रोथ हुई वो शुरू हो गई, जनपद बनने शुरू हो गए। तो अब इनकी जाहिर सी बात है, जब ग्रोथ हो रही है तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी पॉलिटिकल सिस्टम का भी ग्रो होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप होगा। तो एज द लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, मैनी जन्स एंड ट्राइब्स वर अमेलगेमेटेड यानी मिल गए साथ। जो जन्स थे, जो ट्राइब्स थे वो क्या हो गए, मिलने लग गए साथ में, और दे स्टार्टेड फॉर्मिंग जनपदास एंड और राष्ट्रास इन द लेटर वैदिक पीरियड। मान लो ये है एक, ये है एक, ये है, ये ट्राइब्स हैं। आप एक, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया, सब ने मिलके ये पूरा का पूरा एक जनपद बना लिया। अब ये देखो आप, कहाँ तो ये सिंगल यूनिट था और अब ये कितनी बड़ी यूनिट हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग जनपदास। तो उस साथ साथ जो उस टाइम फिर जो जनपदास था, जो इसका हेड था वो था किंग, राजन। जो इसका हेड था वो था किंग। ओके, किंग और राजन वाज द हेड, पॉलिटिकल हेड एट दैट टाइम। सो जो ये किंग थे, दे यूज टू परफॉर्म सम रिचुअल्स ऑल्सो। ये कुछ जो रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, ये करते थे, जिसमें जो थे राजस्व यज्ञ यानी कि एक राजस्व यज्ञ होना, फिर एक अश्वमेध यज्ञ होना और वाजपेयी यज्ञ होना। जो अश्वमेध यज्ञ होता था इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। तो जिस जिस एरिया में वो घोड़ा जाता था, वो घोड़ा जो एरिया है वो राजा की टेरिटरी के अंदर आता जाता था, मतलब आगे आ जाता था। और अगर उस घोड़े को कोई रोकता था, कोई किंग या कोई लोग वहां के उस टेरिटरी के रोकते थे अपने एरिया में आने से, तो राजा उनसे लड़ता था। अगर उनको हरा देता था तो वो जो है राजा की टेरिटरी के अंदर ही शामिल हो जाता था। सो इसके साथ साथ क्या हुआ, जो किंग्स थे, जो राजाज थे, उन्होंने अलग अलग टाइटल्स लेने शुरू करे, जैसे कि राजा विश्व जनन, अभिला अभिलव अहिला अहिला भुवनपति, एकराट and samrat. So these were some titles which were assumed by the kings at that time. Along with that, in the later Vedic time, जैसे जैसे, अब एक बात बताओ, आप किंगडम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी टेरिटरी बढ़ेगी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। तो इस वजह से along with that, in the later Vedic period, administration also, new officials were also involved in the administration. और ये जो न्यू ऑफिशियल्स थे वो ये कौन थे, ये थे ट्रेजरी ऑफिसर और टैक्स कलेक्टर और साथ में रॉयल मैसेंजर। अब आप ये देखो कि जैसे जैसे अब ये लोग सेटल्ड हो गए, ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो अब इनसे टैक्स भी तो कलेक्ट करेंगे ना। राजा जो है वो अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करेगा, टैक्स जनरेट करके ही वो अपनी इनकम जनरेट करेगा। तो वो टैक्स कलेक्टर जो था उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, पॉलिटिकल सिस्टम में भी और इकोनॉमिक सिस्टम में भी एट दैट टाइम। वहीं देखा जाए, जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था, ऋग वैदिक पीरियड में पढ़ा था सभा और समिति के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो सभा और समिति थी, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती चली गई, और जो ज्यादातर पॉलिटिकल हेड बन गए या पॉलिटिकल प्रोमिनेंसी थी जहाँ जो इस टाइम पे, वो अपर लेवल पे ही थी, यानी राजा, पुरोहित, सेनानी और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, इन्हीं के पास थी। सभा और समिति की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होती चली गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लेटर वैदिक पीरियड में और अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति की बहुत इंपॉर्टेंस थी,
वहीं लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति की इंपॉर्टेंस एकदम खत्म हो गई। साथ में अर्ली वैदिक पीरियड में वो छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, मतलब ग्राम, विश एंड कोल, फिर उसका ट्राइब बनता था, एक जन बनता था। और इधर जो है लेटर वैदिक पीरियड में इन लोगों ने बड़ी बड़ी जनपदास बना दी। ठीक है, तो दीज वर द टू मेन distinction between the early Vedic period and the later Vedic period political organization. Now, if we talk about the economic condition of that time, as I had told you that agriculture became their chief occupation at that time. Along with that, they started, इन लोगों ने आयरन का यूज करना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। किस लिए? जंगल साफ करने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कल्टीवेशन के अंदर है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो चीफ बन गया था, बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम. सो दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन for clearing up the forest, okay, to bring more land under the cultivation. ये रहा. So अगर हम बात करें कि जो क्रॉप्स जो उस टाइम पे ग्रो होती थी, बार्ले के अलावा जो उस टाइम पे ग्रो होनी शुरू हुई वो थी राइस और व्हीट. ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आ गई उस टाइम पे. साथ में अगर एग्रीकल्चर के अलावा बात करें हम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया. अब आयरन का यूज़ यानी शुरू होगा तो उसको बनाने के लिए मेटल वर्कर्स भी चाहिए होंगे, यानी मिंट्स भी चाहिए होंगी. तो मेटल वर्क वाज आल्सो प्रोमिनेंट इन द इकोनॉमी एट दैट टाइम. साथ साथ लेदर वर्क, कारपेंट्री, कारपेंटर्स क्या करते थे, ये लोग चैरियट्स और बनाते थे, बोट्स वगैरह बनाते थे. साथ साथ पॉटरी, पॉटरी तो रहेगा ही, क्योंकि अब जो ग्रो करेंगे उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेसल्स या कोई ना कोई बर्तन तो चाहिए ही ना. Along with that, internal trade and the foreign trade was also become extensive at that time. और ये ट्रेड जो था ये नदियों से या सीज से करा जाता था. और इसका एक एग्जांपल भी मिला है कि दैट लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग हैं वो बेबीलोन के साथ जो है ट्रेड करते थे सी के थ्रू. ओके, सो जैसे जैसे ट्रेड की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, जैसे जैसे मर्चेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, तो जो क्लास है मर्चेंट्स जो हैं ये लोग डेवलप हुई, इनकी क्लास डेवलप हुई और इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाना शुरू करा. उस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा गिल्ड, यानी कि बहुत सारे मर्चेंट्स ने मिलकर के एक एसोसिएशन बना ली. अगर हम आज भी देखते हैं तो ये कितनी सारी एसोसिएशन है, कोई लेबर एसोसिएशन है, कोई मर्चेंट्स एसोसिएशन है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है. तो दीज वर सम डिफरेंट एसोसिएशंस ऑफ द मर्चेंट्स ओनली ना इन द टुडेज टाइम. इसी तरह के एसोसिएशंस जो हैं मर्चेंट्स ने लेटर वैदिक पीरियड में भी बना दी और इन एसोसिएशंस का नाम रखा गया गिल्ड. वहीं हम बात करें, हमने ऋग्वैदिक टाइम में पढ़ा था, लेटर ऋग्वैदिक टाइम में, कि जो गोल्ड कॉइन्स है निष्का, इसका एक इस्तेमाल में आना शुरू हो गया था. ठीक है, तो साथ साथ अर्ली वैदिक टाइम में जो है, लेटर वैदिक टाइम में जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो हैं सातमना और कृष्णाल के नाम से जो है ये फेमस हो गए. ये दे ऑल्सो बिकेम वर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम तो था ही था, साथ साथ ये सातमना विच वर द गोल्ड कॉइन्स एंड कृष्णला अलॉन्ग विद द निस्का जो कि एक गोल्ड कॉइन था, उस टाइम पे यूज होता था थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे. तो उस टाइम तो ये तीन तरह के कॉइन्स भी जो हैं यूज में आ गए. वहीं अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड के लोगों, मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, अगर मेरे को थोड़ा सा इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़े लेटर वैदिक टाइम को और अर्ली वैदिक पीरियड को, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, वो ये है कि जो उस टाइम के लोग थे ये एग्रीकल्चर वॉज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. और ये क्या उगाते थे, बार्ले और जवा वॉज द ओनली ग्रेन दे यूज टू नो. बट उसके बाद क्या हुआ, इन एडिशन टू बार्ले एंड विरा, लेटर वैदिक टाइम में विरी यानी राइस भी पॉपुलर आ गए, और व्हीट, मिलेट, बाजरा एंड शुगर केन दे ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम. वहीं जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये इनका एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, वो कंटिन्यू रहा, वो आगे भी चलता रहा. और जो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे अर्ली वैदिक टाइम पे जो वेल्थ है कैसे कैलकुलेट होती थी, कैटल्स के थ्रू, कि जिसके पास जितनी कैटल है वो उतनी वेल्थ है उसके पास. तो जो होता था बंदा, उसको बोलते थे गोमत. गोमत वॉज द टर्म यूज फॉर वेल्दी पर्सन हु ओन्ड मैनी कैटल. जो सबसे अमीर आदमी होता था जिसका बहुत सारी कैटल होती थी, उसको बोला जाता था गोमत. और डॉग, शीप, ऑक्स, गोट एंड हॉर्स, दीज वर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ओके, सो नाउ कमिंग टू द रिलीजन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था, अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग क्या करते थे, ये गॉड जो थे इनकी वो नेचुरल फोर्सेस थी ज़्यादातर, उनको इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया था, जिसमें थे इंद्रा और अग्नि. ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड में आते आते इन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो गई.
जो नेचुरल फोर्सेस थी या जो इंद्रा अग्नि और ये सब गॉड थे, इनकी जो है लेटर वैदिक पीरियड में आते आते इनकी जो इंपॉर्टेंस है खत्म हो गई। और कौन जो है इंपॉर्टेंट और जो प्रोमिनेंस में आए वो थे प्रजापति, जिसको बोला गया है द क्रिएटर, मतलब जिसने ये संरचना की पृथ्वी की या लोगों की। वहीं दूसरे जो इंपॉर्टेंट थे वो थे विष्णु, जो कि थे प्रोटेक्टर, और वहीं तीसरे थे रुद्रा, जिनको माना गया है द डिस्ट्रॉयर। सो देयर वर द थ्री इंपॉर्टेंट गॉड्स विच टुक प्लेस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड गॉड्स। ठीक है, दीज थ्री वर द प्रजापति हु वाज द क्रिएटर, द विष्णु हु वाज द प्रोटेक्टर, एंड द रुद्रा हु वाज द डिस्ट्रॉयर। सो ये तीन गॉड जो हैं लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर वहीं हम बात करें इनके सेक्रीफाइसेस की, तो सेक्रीफाइसेस जो हैं वो अब भी चल रहे थे। सेक्रीफाइसेस वर स्टिल इंपॉर्टेंट एंड द रिचुअल्स कनेक्टेड विद देम बिकेम मोर इलेबोरेट। अब इन लोगों ने क्या करा, जो रिचुअल्स थे, जो सेक्रीफाइसेस थे, उनको और ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, यानी और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा उसमें इलेबोरेशन कर दिया, उसको और ज्यादा व्यापक कर दिया। और जो ये प्रेयर्स थी, जो हम उस टाइम पे श्लोक वगैरह होते थे, या जो गॉड्स जो थे अग्नि, इंद्र, वरुण, इनकी प्रशंसा में बोली जाती थी, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इसके साथ साथ सेक्रीफाइसेस की, यानी यज्ञों की और अलग अलग रिचुअल्स की जो है इंपॉर्टेंस जो है बढ़ गई। देखिए आप लिखा है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सेक्रीफाइसेस इंक्रीज्ड। जो सेक्रीफाइसेस है इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई। अब बात करें तो ये सेक्रीफाइसेस कैसे करने हैं, कब करने हैं, किस मौके पर करनी है, ये सब कौन डिसाइड करता था? ये करता था ब्राह्मण, जो कि थे प्रीस्टली क्लास। ठीक है, ये लोग इस चीज को डिसाइड करते थे। सो द ब्राह्मण्स वर द पीपल हु यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइसेस। ओके, so this was all about the religion. If we compare the religion between the later Vedic period and the early Vedic period was, जो उस टाइम पर लोग थे अर्ली वैदिक पीरियड के, वो लोग क्या थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, यानी कि इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब की पूजा करते थे। ये जो थे उनके इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। वहीं अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो इन लोगों की जो नेचुरल फोर्सेस थी, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, और तीन गॉड्स जो है मेन आए, प्रजापति, विष्णु और रुद्रा। ठीक है, वहीं साथ साथ श्लोकों की, हाइम्स की जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, और सेक्रीफाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वो और ज़्यादा इलेबोरेट हो गए। और वो जो सेक्रीफाइसेस कंडक्ट कराते थे वो कराते थे ब्राह्मण, प्रीस्टली क्लास। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सोशल लाइफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर वैदिक पीरियड की। तो जो लेटर वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई थी 4 पार्ट्स में। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द चतुर्वर्ण सिस्टम, जिसमें सबसे टॉप पर जो थे वो थे ब्राह्मण्स, यानी कि प्रीस्ट, और जो वो क्या करते थे, एकेडमिक्स में डील करते थे, यानी कि सेक्रीफाइसेस कराते थे और पढ़ाते थे लोगों को। फिर उनके बाद आए क्षत्रियास, जो कि थे किंग और वॉरियर्स, उनको लड़ने का हक था। फिर उसके बाद आए वैश्यास, जो कि थे मर्चेंट और लैंड ऑनर्स। फिर उसके बाद आए शूद्रास, जो सबसे नीचे आते हैं, यानी कि आम लोग, पीजेंट्स, सर्वेंट्स, इन लोगों को ये सब काम थे। तो जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के पास राइट थे, वो वैश्यास और शूद्रास के पास नहीं थे। ठीक है, सो द 4 डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी बिटवीन द ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रास, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्ण सिस्टम, वो थोरोली एस्टैब्लिश्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। ये बहुत पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया था, और ये काफी रिजिड था, और साथ साथ हेरिडेटरी भी था, यानी कि जो अगर शूद्र पैदा हुआ है तो उसका बच्चा शूद्र ही रहेगा, जो वैश्य पैदा हुआ है उसका बेटा वैश्य ही रहेगा, जो क्षत्रिय पैदा हुआ है उसका बेटा क्षत्रिय रहेगा, और जो ब्राह्मण पैदा हुआ है उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक है, तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ये कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, वहीं जो वैश्यास और शूद्रास थे दे वर डिनाइड फ्रॉम दीज प्रिविलेजेस। और जो ब्राह्मण थे दे ऑक्यूपाइड द हायर पोजिशन देन क्षत्रियास एंड द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो जितनी भी ये कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फैमिली। ये तो चलो सोसाइटी की बात कर ली हमने, मोटा मोटा की सोसाइटी। हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो एक सोसाइटी है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली है। फैमिली की क्या सिचुएशन थी, वुमेन की क्या सिचुएशन थी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो द पावर ऑफ फादर इंक्रीज इन द फैमिली, यानी एक पैट्रियार्की बढ़ी एक तरीके से। ठीक है,
और वहीं देखा जाए तो जो वुमेन्स थी, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन एट दैट टाइम। और साथ साथ वुमेन को क्या था, एक इंफीरियर माना जाने लगा, सबऑर्डिनेट माना जाने लगा। और वहीं देखते देखते अर्ली वैदिक टाइम में थोड़े बहुत अधिकार थे वुमेन्स के पास, बट लेटर वैदिक पीरियड में आकर वो अधिकार भी छीन लिए गए उनसे। दैट वुमेन लॉज ऑल्सो लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। हमने पढ़ा था ना कैसे कैसे सभा और समिति में उन लोगों को आज्ञा थी जाने की, देवर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति। तो जैसे जैसे सभा और समिति की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई लेटर वैदिक पीरियड में, तो वुमेन्स की भी जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, पॉलिटिकल राइट्स उनसे छीन लिए गए। अब वहीं बात करें चाइल्ड मैरिज की, तो चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई उस टाइम पे, चाइल्ड मैरिज बिकेम कॉमन, ठीक है। और जो बेटी का जन्म जो है वो सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता था कि तो बहुत ही दुखद चीज है। और ये हमें कहाँ से पता लगता है, अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण, दैट अ डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ मिजरी। अब आप कंपेयर करो थोड़ा सा लेटर वैदिक सोसाइटी को अर्ली वैदिक सोसाइटी से, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या था, कोई वर्ण सिस्टम नहीं था इतना कुछ, ठीक है। वहां पे सभा और समिति की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, मोनोगैमी और पॉलीगैमी तो थी ही थी, और साथ में वुमेन्स के पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी थे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते खत्म हो गए। साथ साथ चाइल्ड मैरिज नहीं थी उस टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे, और वो लेटर वैदिक टाइम में आते आते कॉमन हो गई। वुमेन्स के मतलब डॉटर का जन्म जो है बहुत ज्यादा एक सोर्स ऑफ मिजरी माना गया, बहुत ज्यादा दुखद माना गया लेटर वैदिक टाइम में, जो कि अर्ली वैदिक टाइम में जिसका एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वैदिक कल्चर। हमने अर्ली वैदिक के बारे में पढ़ा और लेटर वैदिक के बारे में पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वैदिक कल्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे लोगों में पहुँचाइए कि और को लोगों को भी हेल्प हो सके। और कोर्स खत्म करने के साथ साथ मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड रैंक 10 यूज कर सकते हैं, आपको एक इससे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं अनअकैडमी प्लस क्यों, तो अनअकैडमी प्लस से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बिकॉज देयर आर सो मच ऑसम कोर्सेज देयर बाय फेमस एजुकेटर्स, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप डिस्काउंट के लिए हमारा ये जो कोड है रैंक 10, आप इस कोड को जो है यूज कर सकते हैं। सो थैंक you for watching this video. We will meet tomorrow in the next session and we'll discuss about the chapter number 4. So goodbye, take care.